दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित आज की इस विशेष परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं अंजू मेश्राम जी। आप हैं शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव खुदशाह जी। आप लेखक हैं, विचारक हैं, साहित्यकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शुक्रिया। अब मैं आता हूं कार्यक्रम की तरफ। आज हमारा देश भारत अपने संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर समूचे राष्ट्र का उन्हें शत नमन, प्रणाम। जब हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने आती है, जहन में आती है, जिन्हें बार बार नमन करने को दिल करता है और हम उन्हें नमन करते हैं जो कम लगता है, क्योंकि उनकी सोच, उनके विचार, उनके जो उन्होंने राष्ट्र को अपना संविधान दिया, आज हम जो एक प्रगतिशील भारत बन के समूचे विश्व के सामने चमक रहे हैं, इसमें बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। उनका व्यक्तित्व निश्चित तौर पर युग दृष्टा, युग पुरुष का रहा है। तो आइए हम अपने अतिथियों के साथ भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं अंजू जी आपसे कहना चाहूँगा, बाबा साहब के जो व्यक्तित्व है उनको हम युग पुरुष के रूप में देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही बाबा साहब अपने समय के बहुत विद्वान और लोगों की भलाई के लिए जितने भी कार्य करने हैं, वो सारे कार्य मतलब लोगों की जो है शिक्षा पे कार्य किया, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके रोजगार, किस तरह से एक रोजगार, अच्छा रोजगार मिले, आर्थिक रूप से वो सशक्त हों। तो इस तरह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उन्होंने एक अच्छे जीवन के लिए और जिसको हम कह सकते हैं डिग्निफाइड लाइफ के लिए उन्होंने बहुत सोच विचार के एक एक चीज़ों की को लिखा, संविधान में उसको जगह दी। तो जिसका परिणाम आज हम देख पा रहे हैं कि भारत में किस तरह से हर व्यक्ति, महिलाएं उसमें हम विशेष कर लेते हैं, किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। और ये बाबा साहब के जो कार्य थे, जिस तरह से उन्होंने सभी लोगों को मतलब एक अच्छा जीवन स्तर मिले, उसके लिए कार्य किया। इसलिए हम उन्हें आज याद भी कर रहे हैं और एक युग दृष्टा के रूप में हम उन्हें देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज ही नहीं, जब तक मैं समझता हूँ ये दुनिया विद्वान है, बाबा साहब को हम याद करते रहेंगे, नमन करते रहेंगे। डॉक्टर संजीव, आप लेखक हैं, विचारक हैं और साहित्यकार भी हैं। मैं इस पर आपके विचार भी जानना चाहूँगा। युग पुरुष के रूप में आप बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब का जीवन अगर अपन देखते हैं तो उनकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, बाहर बैठने को दिया गया, फिर जो छुआछूत, जो भेदभाव उन्होंने झेला और उसके बाद उन्होंने विदेश में जाकर के पढ़ाई की और वो एक नई शख्सियत बन करके सामने आए और संविधान उन्होंने लिखा। तो इस दौरान आप देखिए, संविधान को आप पढ़िए, आप देखेंगे कि बाबा साहब जो है, जो उन्होंने झेला था, उसके बावजूद संविधान में उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया। बिल्कुल, मतलब ये नहीं था कि एक होता है कि मुझे कष्ट मिला है तो मैं उसका कोई बदला चुकाऊं या बदला लूं, ऐसी वाली बात वहाँ पर नहीं है। वो सबको सब, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उन सबको उन्होंने बराबर नज़र से देखा और बराबर अधिकार दिया। और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उन सब के लिए एक जैसी सुविधा, मतलब कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई ना रंग का, ना उसका जाति का, ना धर्म का, कोई भेदभाव नहीं, बिना उसके उन्होंने काम किया। जैसा आपने अभी कहा शिक्षा के बारे में, हम ये मान के चलते हैं, जैसे कहा जाता है कि बिन पानी सब सून, ठीक वैसे ही बिना शिक्षा के किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उतना नहीं निखर पाता जो शिक्षा के साथ उसे मिलता है। इस बात को बाबा साहब ने बहुत बचपन में ही समझ लिया था। और उस समय के अगर हम परिदृश्य को देखें तो उस समय तमाम रूढ़िवादिताएं थी, है ना, तमाम ऐसी बातें थी जहाँ पर शिक्षाविदों को सामने आना पड़ा और उन्होंने आकर के बहुत सारे परिवर्तन किए। अंजू जी,
महिलाओं की स्थिति की अगर हम विशेष बात करें, आपने शुरू में भी कहा है कि उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी वो निश्चित तौर पर घर तक ही सीमित थी, लेकिन बाबा साहब ने उस बात को महसूस किया और उन्होंने उस समय ये बात बोली कि अगर किसी समाज को प्रगति करना है तो महिलाओं को घर की चार दीवारी के बाहर आना होगा, शिक्षित होना होगा। और आज उनकी सोच का हम परिणाम देख रहे हैं कि महिलाएं न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों को चल रही हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में उनसे भी आगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी सोच थी उनकी। क्या कहना चाहेंगे, उस समय बाबा जी ने किस तरह से शुरुआत की होगी? जैसे डॉक्टर संजीव जी ने कहा कि किस तरह से वो विकट परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी शिक्षा को बहुत जोर देते थे, और निश्चित ही जब वो पढ़ते गए तो उन्हें नए नए तरीके से किस तरह समाज में जो मतलब कठिनाइयाँ हैं जिसने लोगों के जो विकास को रोक रखा है उसे आइडेंटिफाई किया, तो उनमें उन्होंने पाया कि किस तरह महिलाएं यदि शिक्षित होती हैं तो वो आगे अपने परिवार को शिक्षित कर सकती। तो वो कहते भी थे यदि घर में किसी एक को शिक्षा देने की स्थिति हो तो लड़कियों को शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। और उसके साथ वो कहते भी थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो निश्चित ही कि जब हमारे पास ज्ञान आता है, बुद्धिमत्ता आती, तो हम सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, जो कठिन परिस्थितियाँ आती है उसके सही सही समाधान की ओर हम जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी महिलाओं को आह्वान किया कि आप सभी अपने बेटे बेटियों को बराबर से पढ़ाएं, अपने पतियों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलें, आपके पति आपके सहयोगी हैं। तो इस तरह से किस तरह से महिला मतलब स्त्री और पुरुष को एक समानता पे लाने के लिए उन्होंने कार्य किया। साथ ही वो हमेशा महिलाओं से कहा करते थे कि आप खुद भी शिक्षित होइए, अच्छे जीवन स्तर पे रहिए। तो इस तरह से महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा। और इतना ही नहीं, शिक्षा, क्योंकि जब वो इंग्लैंड में लंदन में थे और लंदन में उन्होंने ग्रेज इन से पढ़ाई की अपने लॉ की, और वैसे ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र का किया। तो जब वो वहाँ पढ़ रहे थे, जब उनको समय मिलता था तो पूरे समय वो लाइब्रेरी में हुआ करते थे, और लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन था तो वो उनको खोज खोज के निकालता था कि अब बंद होने का समय है। तो जब वो बाहर निकलते होते थे तो उनके जेब में बहुत छोटी छोटी पर्चियाँ होती थी विभिन्न किताबों के नोट्स की। तो इस तरह जब उन्होंने इतनी सारी मेहनतें की और देखा कि हाँ अलग अलग किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, और तो उन्होंने चाहा कि ये सारी चीज़ें हमारे देश की महिलाएं भी जानें, और इसलिए उन्होंने सभी से कहा कि अच्छी शिक्षा लेना, किताबों को अपना मित्र बनाइए। और निश्चित ही महिलाएं पढ़ती हैं तो पूरा घर पढ़ता है और उनके ज्ञान का उपयोग करके वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर संजीव। बाबा साहब के जो प्रारंभिक शिक्षा थी वहाँ से लेकर के जब उन्होंने विदेश में जाकर के शिक्षित हुए, इस बारे में थोड़ा सा और मैं चाहूँगा आप अपने दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, जैसे कि सबको मालूम है कि शुरुआती जो उनकी जो शिक्षा थी वो थोड़ी तकलीफ़ में उनकी रही, भेदभाव थोड़ा ज़्यादा उनको झेलना पड़ा। लेकिन उनके जो पिताजी थे जी, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी पढ़ाई में। अच्छा। जब वो बाबा साहब छोटे थे और जब उन्होंने देखा कि इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, कक्षा के बाहर बैठने के बावजूद भी वो मेधावी छात्र और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ करते थे, तो उनके पिताजी जो थे वो ध्यान रखते थे और रात को वो जागते थे। इसीलिए जागते थे कि सुबह जल्दी से भीमराव को उठा दिया जाए और वो फिर पढ़ाई करें। तो पूरा परिवार जो है उनकी विलक्षण प्रतिभा को पहचान गया था और एक प्रकार से वो उसमें लगे रहे। और फिर जो आगे की शिक्षा हुई उनकी, भारत में ही जो शिक्षा हुई मैट्रिकुलेशन वगैरह, तो वो बड़े स्कूल में उनको एडमिशन दिलाया गया और वहाँ से वो मैट्रिक पास किया और सबसे पहले वो थे अपने वर्ग में मैट्रिक पास करने वाले व्यक्ति। और उनकी प्रतिभा को फिर जो साहू महाराज हैं, गायकवाड़ जी हैं, उन लोगों ने देखा और वजीफ़ा दिया उनको विदेश पढ़ने जाने के लिए। तो इस तरह से एक प्रकार से सहयोग उनको मिला उस समय, चाहे वो
गायकवाड़ जी के तरफ से सहयोग मिला हो, जो क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जी जी। उनके पिताजी सेवा से निवृत्त हो चुके थे, रिटायरमेंट हो चुका था, बहुत ज़्यादा उनको पेंशन नहीं मिलती थी और बड़ा परिवार था, तो आर्थिक दिक्कतें उनको देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से उनको जो सहयोग मिला तो वो विदेश में पढ़ सके। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगता है कि उन्होंने इतना सब करने के बावजूद वो बोलते हैं कि बाबा साहब कि मैं सबसे पहले इंडियन हूँ और सबसे आखिरी में भी इंडियन हूँ। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी जो भारतीयता थी जो, और चाहे यहाँ बचपन से हम उनकी शिक्षा की बात करें या विदेश में शिक्षा की बात करें, एक जो उन्होंने अपने सोच बना रखी थी कि हमारा देश गुलाम तो रहेगा नहीं, एक दिन वो आएगा जब हम आज़ाद हो जाएंगे। उस आज़ाद भारत की तस्वीर देखना आज़ादी से पहले, और ये देखना कि हमारा देश कैसा होगा और उस समय किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्होंने एक बहुत विस्तृत अध्ययन करने के बाद संवैधानिक जो उन्होंने रचना की, उस संविधान की जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक और हमेशा रहेगा। तो ये बात बाबा साहब के व्यक्तित्व में एक बहुत अच्छी बात थी कि सिर्फ किसी को कहना कि आप ऐसा करो, आप ये करो, उससे पहले उन्होंने खुद शिक्षित होकर के उस बात को आत्मसात किया। तब उन्होंने आगे बढ़ के लोगों से कहा, महिलाओं से कहा कि पढ़ो, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अंजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे बाबा जी साहब ने पूरा अध्ययन करने के बाद में और इन सब चीज़ों को दिया है, आज के परिदृश्य में अगर हम बात करते हैं तो इसकी कितनी प्रासंगिकता मिलती है? लेकिन आपका ये उत्तर मैं लूँगा। यहाँ पर एक छोटे से विराम का समय हो रहा है, हम छोटा सा विराम लेते हैं और उसके बाद मैं सीधे आपके उत्तर पे आऊँगा। दर्शकों, यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और हम तुरंत हाजिर होते हैं। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। विराम के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अंजू मेश्राम जी, आप हैं शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर संजीव खुदशाह जी हैं हमारे साथ, जो लेखक हैं, विचारक हैं, साहित्यकार हैं। एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विराम पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था और उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने जो कुछ भी किया, जो इतना थॉरोली स्टडी करने के बाद में उन्होंने ये दिया, तो उस समय ये भी मुझे जानकारी है, हम लोग जानते हैं कि वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में व्यस्त रहते थे कि वो अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं देते थे। आपने एक बात अभी कही थी कि वो लाइब्रेरियन उनको ढूंढ ढूंढ के बोलता था कि अब जाने का समय हो गया। तो ऐसे ही जब उनको खाने पीने का ध्यान वहाँ पर कौन उनका ध्यान रखता था? किस तरह से बाबा साहब ने वो अपना जीवन जिया? देखिए, उसका तो बहुत कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो उन्होंने अपने कार्यों को ज़्यादा दर्ज किया। जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपने शिक्षा और सारा उपयोग करके किस तरह संविधान निर्माण में कार्य किया, तो मैं उसको थोड़ा और पीछे लेके यदि जाऊं तो 1935 के समय की जब बात है, भारत आज़ाद नहीं हुआ था और ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब भारत को आज़ादी के लिए कुछ थोड़े से अधिकार देने की बात की थी, तो उस समय जो ब्रिटिश काउंसिल के सदस्य मनोनीत किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो उस समय उन्हें श्रम विभाग वो था, तो श्रम सदस्य के रूप में वो मनोनीत किए गए थे। उस समय भारत के जो श्रम कानून बने थे, किस तरह से श्रमिकों की स्थिति थी, विशेषकर जो खदान वाले मजदूर हुआ करते थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी और महिलाएं भी खदान के अंदर जाया करती थी। तो उन्होंने इन सारी परिस्थितियों को पूरे देश में भ्रमण करके देखा और ये पाया कि किस तरह से हमें इसमें बदलाव करना या कौन कौन से नियम बनाए जाए। तो श्रम कानून जब उन्होंने बताया तो महिलाओं का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खदान के
अंदर ना जाएं, बाहर रहें। दूसरा कि बच्चों के जब महिलाओं के छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए पालना घर हो पास में ही, उन्हें दिन में 4 से 6 बार उन्हें स्तनपान कराने के लिए जाने की छुट्टी दी जाए और उन्हें सवैतनिक अवकाश भी मिले, जिसको हम मैटरनिटी लीव के रूप में आज भी हमें वो उपलब्ध है। तो इस तरह से उन्होंने एक एक करके जो समस्याएं थी महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, श्रमिकों के साथ, तो बहुत विस्तार से विस्तृत श्रम कानून बनाया। और उतना ही नहीं, तो वो तो आज़ादी के पहले की बात रही। आज़ाद भारत में जैसे हम सभी को पता है कि वे प्रथम कानून मंत्री थे, और हम सबको पता है कि किस तरह से भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति थे उसके वे अध्यक्ष थे, और प्रारूप समितियों के साथ में बहुत सारे सदस्य भी थे, लेकिन कौन कौन सी चीज़ों को चुनना है, उसको सीक्वेंस में रखना है, कि किस तरह से हमारे मूलभूत अधिकार होंगे, हमारी मतलब उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को उन्होंने लिपिबद्ध करके लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य अपनी शिक्षा के ही दम पे उन्होंने किया, ताकि महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। बिल्कुल सही। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही बोल रहा था, मैडम ने जो कहा संविधान के बारे में, तो इसी बात को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि जो संविधान प्रारूप के जब वो अध्यक्ष बने तो प्रारूप कमेटी में और भी लोग थे, तो कुछ लोग समय दे पाए, कुछ लोग नहीं दे पाए, लेकिन बाबा साहब ने अपनी तबीयत अच्छी नहीं होने के बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत किया, उस पर काम किया, और बहुत सारी जो उनकी इच्छाएं थी, जो वो चाह रहे थे वो नहीं भी हो पाया, बहुत सारी हो भी पाई। तो जब भी वो कोई ड्राफ्ट बनाते थे तो उसको संविधान सभा के पटल में रखा जाता था, और संविधान सभा के जितने मेंबर थे, करीब 300 के ऊपर मेंबर थे, तो उन लोगों के बीच में रखा जाता और उस पर बहस होती। बहस होने के बाद में उसमें जो सुधार की गुंजाइश होती उसको सुधार किया जाता और उसको पास किया जाता। तो बाबा साहब जो है महिलाओं के ऊपर, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारे जो आर्थिक स्थिति है, जो सबसे अंतिम तबका है, जो सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा हुआ है, उनके लिए उन्होंने जो सोचा, और उस समय मैं तो सिर्फ इतना ही नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हमारे जो संविधान सभा में जितने सदस्य थे उन लोगों ने एक कल्पना की, एक ऐसे भारत की, और उस कल्पना को संविधान के रूप में उन्होंने सामने रखा कि भाई हमारा भारत ऐसा होगा और इस ढंग से हमारा भारत जो है वो काम करेगा और वो चलेगा। तो समाज के बारे में, समाजवाद के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सर्वधर्म जो भाव है, धर्मनिरपेक्षता की बात रखी कि सभी धर्म के लोगों को अपने इच्छा से अपने धर्म को मानने की आज़ादी होगी। और फिर उन्होंने ना सिर्फ आज़ादी होगी बल्कि उन्होंने अधिकार भी दिए, स्पेशल अधिकार भी दिए कि भाई आप अपनी रिचुअल्स को बना सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए उनका एक और भी इच्छा था जिसको वो नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि भूमि का जो राष्ट्रीयकरण हो, भूमि पूरे राष्ट्र की हो, और जिस किसान को उपयोग करना हो वो उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पास हो पाया। तो इस तरह से कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिसको वो चाहते थे, नहीं भी कर पाए। लेकिन हमारा जो संजीव जी, मैं आपकी बात में टोक रहा हूँ, हाँ, कि उन्होंने शिक्षाविद होते हुए, इतना शिक्षित होने के बाद जिस तरह से सूक्ष्म रूप से चीज़ों को देखा, आपने अंजू जी अभी बहुत अच्छी बात बोली कि वो गर्भवती जो महिलाएं हैं वो खदान के अंदर ना जाएं, उन्हें सवैतनिक अवकाश मिले, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। ये एक कहने के लिए हम जो है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप किसी बात को सोच रहे हैं तो आप उसमें किस हद तक जा रहे हैं, ये उनके बहुत बड़े व्यक्तित्व की पहचान है। और जैसा अभी आपने भी कहा कि वो बहुत कुछ और भी करना चाहते थे, कई जगह पर वो नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि आज हमारे देश भारत की जो छवि है, जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक हो रहा है, इस छवि को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही दिया है, और उसके लिए निश्चित तौर पर पूरा राष्ट्र जो है उनको नमन करता है और करता रहेगा। हम कभी भी जो है ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया।
आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की। तो विकसित राष्ट्र मतलब उद्योग, व्यवसाय, किस तरह से हमारे किसान जो हैं उनको लाभ मिले, उनकी समस्याएं, तो जितने हम बांध के परियोजना देखते हैं, बिजली का परियोजना देखते हैं, उद्योग विभाग देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं एक विस्तृत सोच और विकसित सोच की बात करती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यदि हम बात करते हैं तो कैसे भारत को जो संवैधानिक भारत का ढांचा क्या हो, जो हमारे जो संविधान की जो है प्रारूप में भी हम देखते हैं कि कैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करती है, किस प्रकार जो संवैधानिक अधिकार क्या होता है। यदि हम संविधान भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो ये बिना हिंसा के लोगों को उनके अपने जीवन व्यापन की सारी जो सम्मानजनक जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को वो पूरा करने की बात करती है। तो ये रक्त विहीन क्रांति है जो देश के प्रत्येक नागरिकों को मिली है। और इसमें सबसे बड़ी यदि हम बात करते हैं तो वोटिंग राइट्स है, जो मत देने का अधिकार है, कि जिसने सबको, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, एक ही जो कानून संवैधानिक अधिकार दिया है कि सब बराबर है। क्योंकि इसी सोच का परिणाम है कि आज हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत विकसित भी हो पा रहा है क्योंकि हमने बहुत उद्योग और बांध और इतनी सारी चीज़ों पे काम किया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रही थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की जो आजीविका है और किस तरह से उनके जो लाइफ में एक स्थिरता है, उसके लिए जैसे हम प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, इस तरह से जो उनको अपने बाद भी अपने परिवार की मदद कर सके। तो ऐसे काफ़ी सारे उन्होंने प्रावधान किए जिससे भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने जीवन जिसमें हम LIC की भी बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा मैडम ने। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि संविधान की धारा 50 में उन्होंने विज्ञान की बात कही, तर्क की बात कही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो देश है तभी विकसित होगा जब हम विज्ञान की बात करेंगे और तर्क की बात करेंगे और अंधविश्वास को छोड़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है, मुझे लगता है बाबा साहब ने इसको जोड़ा कि किस प्रकार से हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम तर्क जो विचारधारा है उसको पूरे देश में फैलाएं और विज्ञान की विचारधारा को हम बढ़ाएं, क्योंकि विज्ञान के रास्ते में जा कर के ही भारत एक विकसित भारत हो सकता है। ऐसा वो भी मानते थे, हम सब मानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और संजीव जी, मैं ये भी कहूँगा आपकी ही बात में कि आदमी तर्क तभी कर सकता है जब उसके बुद्धि का विकास हुआ हो। अगर बुद्धि का विकास करना है तो शिक्षा का साथ आपको लेना पड़ेगा। बिना वजह की बहस करने से, चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। तर्क जो हैं हमारे वो बहुत सार्थक होने चाहिए। और इसीलिए जब हम बैठ कर के चर्चा करते हैं और हम अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो उन्होंने जरूर संविधान का निर्माण किया, लेकिन एक बहुत बड़ी काउंसिल के साथ में वो बाकायदा तर्क करते थे, बाकायदा चर्चा के बाद उन चीज़ों को अपने अंजाम तक पहुंचाते थे। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया वो सही है, बल्कि वो पूरी तरह से बुद्धिजीवियों के बीच में बैठ करके अपनी बात रखते थे कि ये जो चीज़ है ये मैं सोच रहा हूँ, इस पर आपके क्या विचार होने चाहिए। तो ये जो तार्किक बुद्धि है ये शिक्षा से ही मिलती है और इस चीज़ को अंबेडकर जी ने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था और आज उसी का हम परिणाम देख रहे हैं कि हम बुद्धिजीवी जितने भी हैं, हम बैठ करके किसी भी बात पर अगर कोई तर्क करते हैं तो वहाँ हमारा शिक्षा का जो योगदान है हम उसको नकार नहीं सकते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते भी थे कि बुद्धि का विकास मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, कि किस तरह हम अपने सभी कार्यों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, मतलब आगे बढ़ने की वो बात करते हैं। और बुद्धिमत्ता की जब हम बात करते हैं तो तर्क, जैसे आपने कहा, तो ये कहा भी जाता है किसी बात को इसलिए नहीं मानो कि वो कोई कह रहा है, पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पे कसो और किस तरह से आपको लगता है कि हाँ ये मानने योग्य है, मतलब यहाँ तक हमको अपग्रेड करें कि आप अपनी सोच वहाँ तक विकसित करिए। और ये सारी चीज़ें जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी वैरायटी रहेगी, अलग अलग विषयों का ज्ञान लेंगे, उन्होंने कितने सारे विषय एक साथ किए, कहाँ अर्थशास्त्र, कहाँ मानव विज्ञान और कहाँ ये लॉ की बात करते हैं। तो जितना हम
मतलब बृहद एरिया में जाते जाएंगे, ज़्यादा एरिया में जाएंगे तो हमारी बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण होती जाएगी। और निश्चित ही जब हम अपने आप को इतने मतलब मांझते हैं, यदि हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमको खुद से अपने आप के अंदर डेवलप करना होता है और उसका रास्ता कठिन ही होता है कि मेहनत करनी होती है, अपने आप को डिसिप्लिन मतलब अनुशासित रह के। और बाबा साहब ने अपने जीवन में पूरे जीवन में अनुशासन का पालन किया और जो कि उनके व्यक्तित्व में झलकता है। और यही एक वजह रही कि बाबा साहब इतने कम समय में इतना कार्य कर गए। उन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना की जो कि आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जी जी, आप चलते चलते। हाँ, मैं ये बता रहा था कि युग पुरुष की अगर हम बात करें तो बाबा साहब का एक सबसे बड़ी जो खासियत मुझे लगी वो ये कि वो जो बोलते थे, ना केवल बोलते थे, उसको अपने जीवन में भी उतारते थे जी। और जीते थे। तो उनका जीवन भी आप देखेंगे तो वो भी हमें जो है प्रेरणा देता है कि हमको जो भी पहले आत्मसात करो, और फिर दूसरों उसके बाद दूसरों को बिल्कुल सही कहा आपने। और चर्चा करते करते हम जी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस सार्थक चर्चा में हम बाबा साहब के सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र को और उसमें उनके योगदान को छू पाए, उनके विभिन्न जो आयाम हैं व्यक्तित्व के, उनको हम करने बैठेंगे तो समय हमारे पास और चाहिए। कार्यक्रम की फिर किसी कड़ी में हम बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। और दर्शकों, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के बारे में आज जो हमने चर्चा की, जो बातें आप तक पहुंची हैं, आप भी उसे अपने जीवन में आत्मसात करिए और यही हमारी तरफ से उनको सही मायने में हम उनको जन्मदिन की बधाई दे सकेंगे। हम अपने व्यक्तित्व को निखारें, बाबा साहब की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारें। आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।